नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत सरकार और राजनीति का जो पेपर है उसमें हम तीसरा यूनिट करने जा रहे हैं, जो कि है प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एट सेंटर एंड स्टेट लेवल्स। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में पार्लियामेंट्री जुडिशरी हमने कर लिया। आज जो बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, उसको करने जा रहे हैं। ये हमारा पेपर का सिलेबस है, आप देखना चाहें। इंडियन इन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस माइनर है, ये माइनर पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, सेकंड सेमेस्टर में एनएपी के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अब देखिए, इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत सरकार संसदीय स्वरूप का अनुसरण करती है। अब देखिए, जो संसदीय स्वरूप है, जैसा कि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यही है कि जो पार्लियामेंट में जिसके पास सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करता है, ठीक है, वो शासन करेगा। तो इसी के तहत इन सच अ मॉडल द प्राइम मिनिस्टर एज्यूम्स अ पिवटल रोल, कि देखो बहुत प्रमुख कार्य हो जाता है इस प्रकार की व्यवस्था में। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे होती है, वहाँ पे जो हेड होता है, यानी जो पार्लियामेंट में जिसमें सबसे ज़्यादा, या पार्लियामेंट में जिसके को सबसे ज़्यादा वोट या फिर एमपीज़ का समर्थन मिलता है, या वो जो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो बेंचमार्क है कि इतने एमपीज़ होने चाहिए, जिसको वो मिल जाता है, वही गवर्नमेंट को फॉर्म करता है, ठीक है। वही सरकार की सारी नीतियों का बनाता है, अनुसरण करता है, क्रियान्वित करता है। और ऐसे प्रकार की व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री है, वो एक मुखिया के तौर पे देखा जाता है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा एमपी का समर्थन मिलता है, जिससे कि वो सरकार बनाता है, और सरकार का वो हेड कहलाता है। हेड मतलब मुखिया, प्रधानमंत्री। अब देखिए, जो भारत का जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन अबाउट द पोजीशन और रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए, संविधान में इतना ज़्यादा उल्लेख नहीं है भारत के प्रधानमंत्री को लेकर, ठीक है। मगर मगर जो प्राइम मिनिस्टर जिस हिसाब से कार्य करता है, जिस हिसाब से नीति निर्माण करता है, जिस हिसाब से फैसला लेता है, तो उससे हमें पता चलता है कि जो उसका ऑफिस है, एक तरीके से पीएमओ, जो उसका जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कितनी बार सुनते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये फैसला लिया है, वो प्राइम मिनिस्टर ये कर सकता है, वो कर सकता है, इतनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकता है। एक तरह से वो लीडर है, ठीक है। वो अपने आप में ही क्या है, सरकार है, और सरकार अपने मर्जी से फैसला ले सकती है, ठीक है। और इसी से हमें पता चलता है कि जो जो पीएमओ का जो ऑफिस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से हम कह सकते हैं, ये शक्ति का केंद्र है एक तरीके से। जितनी भी पावर फ्लो हो रही है यहीं से हो रही है, जितनी भी पावर फ्लो हो रही है वो कहाँ से हो रही है, पीएमओ। तो पीएमओ क्या है, सेंटर है पावर का इंडिया, भारत के अंदर, ठीक है, सेंटर, ठीक है। क्या लिखा है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्रियों ने काम किया है, उसे पता चलता है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण और अधिकार रखता है, महत्व और अधिकार रखता है। आगे हम देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। देखिए, जो प्रधानमंत्री है वो सबसे महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और कार्यशाली है। यानी एक तरह से पूरा का पूरा भारत का जितना भी बागडोर है, वो सारा प्रधानमंत्री के पास ही है, ठीक है। उसी में देखिए देखिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, क्योंकि ये इसको हेड करता है। जितने भी हमारी काउंसिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद जिसे बोलते हैं,
उसका ये मुखिया है, ठीक है। और क्या है, जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उसकी भी जितनी पावर्स है ना, वो एक्चुअल में कौन एक्सरसाइज करता है? पीएम करता है, ठीक है। यानी या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसको किसकी सलाह पे काम करना है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत पावरफुल हो जाता है एक तरह से। पीएम ही सरकार है, पीएम ही सरकार है। अब देखिए, अगर कार्यपालिका को आपको देखना, यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब केंद्रीय कार्यपालिका, तो उसमें कौन कौन शामिल है? देखिए, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, डिप्टी मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं। ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, यानी सरकार। आगे और देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मुख्य वस्तुकार है, मतलब एक तरह से सारा जो कार्य करने वाला, डिजाइन करने वाला, वो कौन है? प्रधानमंत्री। आगे देखिए, आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। देखिए रेफरेंस आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 75 75 किसके लिए है? प्रधानमंत्री के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर जनरल इलेक्शंस, मतलब जो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं जिसमें हम एमपीज को चुनते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा? इनवाइट करेगा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले या जिसके सबसे ज्यादा एमपी हैं, उसके लीडर को इनवाइट करेगा, ठीक है। किस लिए? टू फॉर्म गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए, ठीक है। क्या है? आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। आगे हम देखते हैं कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को बुलाता है प्रेसिडेंट। अब मान लीजिए, देखिए हमारे तो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ मतलब संसदीय व्यवस्था है। अब मान लीजिए संसद में बाई चांस अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, ठीक है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? तो उस परिस्थिति में क्या है कि देखिए, इफ नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है ही कैन इनवाइट द लीडर ऑफ पार्टी हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स, कि जिस पार्टी के पास, ठीक है, मेजोरिटी नहीं है, तो जिसके पास सबसे ज्यादा एमपीज हैं उस पार्टी के लीडर को बुला लेगा कि हाँ आप गवर्नमेंट को फॉर्म करो, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मेजोरिटी का सामना नहीं करना, उसको भी मेजोरिटी चाहिए, तो वो क्या करेगा? कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ठीक है, मेजोरिटी के लिए, ठीक है। और लोगों को बुलाएगा कि सपोर्ट करो, जैसे कि आप सबने देखा होगा कि भारत में जो कोalition गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार भी रही है, वर्तमान समय में भी गठबंधन की ही सरकार है। जैसे एनडीए की गवर्नमेंट है, ठीक है, एनडीए की गवर्नमेंट है, या फिर जो यूपीए की गवर्नमेंट है, ठीक है, ये गठबंधन का नाम है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, इसको कांग्रेस हेड लीड करता है और इसको बीजेपी, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ठीक है, आइदर हाउस एक तरीके से, ठीक है। क्यों? कि या तो लोकसभा का या राज्यसभा का उसे मेंबर होना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कि पार्लियामेंट ने किसी को चुन लिया कि हाँ ये हमारे पीएम होंगे,
तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो कहीं कहीं से भी सांसद नहीं है, कहीं का भी एमपी नहीं है, यानी लोकसभा या राज्यसभा का एमपी नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर निर्वाचित होना आवश्यक है। मतलब 6 महीने के अंदर आपको ये मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं द प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स इन द ऑफिस। देखिए सिंपल सा है कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कब तक है? जब तक उसके पास मेजोरिटी है। ठीक है, जब तक उसके पास बहुमत है। और वैसे 10 ईयर कितना होता है उसका? 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, और बाकी का क्या कह सकते हैं उसको, अगर उस इट इज सब्जेक्टेड टू कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, कि लोकसभा में जब तक उसके पास बहुमत है तभी तक वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप में रह सकता है। अगर बहुमत नहीं है तो वो एक तरह से सरकार नहीं है। अब आते हैं शक्ति और कार्य, पावर्स एंड फंक्शन। देखिए एक एक राजनीतिक संस्था होने के नाते उसकी क्या शक्तियां हैं, क्या उसके कार्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्य है क्या है? फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कि देखिए जो पीएम होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, या तो वो क्या करता है जब उसको पावर मिलती है, ठीक है, जब भी वो लीडर बनता है तो वो क्या करता है, एक लिस्ट प्रिपेयर करता है मंत्रियों की, कि हाँ ये मंत्रालय हम इसको देंगे, तो वो लिस्ट होती है। ठीक है, और वो लिस्ट किसको दे देता है, या फिर ये वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि हाँ आप इसको अपॉइंट करें। ठीक है, क्लियर? ही हैज अ फ्री हैंड इन सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए सिंपल सा बात है, जो पीएम है उसको देश का काम करना है। अब ये बोलेगा कि नहीं ये वाला बंदा मुझे चाहिए, ये वाला बंदा मुझे चाहिए, ये वाला ये वाली वो चाहिए। ठीक है, तो वो एकदम फ्री है किसको क्या देना है। निर्मला सीतारमन को फाइनेंस मिनिस्ट्री देनी है, या फिर जयशंकर को फॉरेन मिनिस्ट्री देनी है, ये एकदम फ्री है, ये किसी को भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो काम इसको करना है। सरकार जो जवाब लोकसभा के प्रति किसको देना है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम को देना पड़ेगा। ठीक है, एकदम फ्री हैंड है सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स में। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब देखिए ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड नॉट एक्सीड। अब देखिए ये जो है ना, ये 91 अमेंडमेंट में हुआ था। 91वें अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि जो पूरी लोकसभा है, जो लोकसभा है, मान लीजिए 545 लोग हैं, तो उसके केवल और केवल 15% ही क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। चाहे मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पार्ट ले सकते, केवल और केवल 15%। ठीक है, इससे ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते, हर किसी को मंत्री नहीं बना सकते, पूरी लोकसभा में से केवल 15%। अब दूसरा जो काम है, जो फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद, कि देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ना ये नियंत्रण और कंट्रोल भी रखता है। ठीक है, ये पोर्टफोलियो देता है कि हाँ ये कार्यालय, ये विभाग आपको दिया जाता है, आप इस पे काम करें। जैसे नितिन गडकरी है, उनको सड़क सड़क वाला मंत्रालय दे रखा है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी को दे रखी है। ठीक है, तो ये एलोकेट करता है और साथ ही साथ कंट्रोल करता है। जो पीएम है वो कंट्रोल भी करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई, अगर पीएम को लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये ठीक से अपना काम करने में एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट है, मतलब सक्षम नहीं है, अक्षम है, तो उसे बोल सकता है कि आप भाई अपना रेजिग्नेशन दे दो। ठीक है, सिंपल सा बात है। ठीक है, और ये फेरबदल भी कर सकता है प्राइम मिनिस्टर, जब मर्जी जिस मर्जी को कोई भी मंत्रालय आवंटित कर सकता है। ये पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? पीएम के पास है। ठीक है, आगे तीसरे कार्य में देखें, लीडर ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? कैबिनेट का भी नेता होता है, मंत्रिमंडल का एक प्रमुख, मंत्रिमंडल का नेता होता है। वो जब मर्जी चाहे जब मर्जी, ठीक है, वो बैठक बुला सकता है।
कोई एजेंडा तैयार कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। कैबिनेट में सभी फैसले उन्हीं के नेतृत्व में लिए जाएंगे। ठीक है, मतलब सारा जो पीएम है वो बॉस है। ठीक है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की नीतियों का समन्वय करता है। ठीक है, संघर्ष के मामले में वह इसे हल करने की कोशिश करता है। ठीक है, यदि नहीं तो वह संबंधित मंत्री का इस्तीफा मांग सकता है। ठीक है, तो मतलब अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मंत्रिमंडल में, तो उसको कोशिश करेगा कि वो संघर्ष खत्म हो, या तो अगर किसी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो तो उससे इस्तीफा भी मांग सकता है। ठीक है, ये वो तीसरा कार्य है। आगे चौथा जो कार्य देखें, लिंक बिटवीन कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट। कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में, कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में क्या है? पीएम है, एक लिंक है। कैसे? अनुच्छेद 78 में कहा गया है प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को कैबिनेट बैठक के सभी निर्णयों से अवगत कराए। कि जितना भी जो ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट क्या प्रेसिडेंट को ऑल डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट मीटिंग्स, कैबिनेट में क्या फैसले लिए गए, क्या किस चीज पर चर्चा चली, कौन सा मुद्दा है, उन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं, डिटेल्स हैं, वो सबको अवगत कौन कराएगा? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को अवगत करवाएगा। तो एक तरह से सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। ठीक है, आगे हम देखें लीडर ऑफ द हाउस, द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, संसद का नेता। प्रधानमंत्री आमतौर पर सदन का नेता होता है। ठीक है, जिसके लिए वह चुना जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री चर्चा के लिए सदन में अपनी सरकार की राष्ट्रीय और विदेश नीतियों को बताता है। ठीक है, जितनी भी नेशनल एंड फॉरेन पॉलिसी है वो किसको बताता है? हाउस को बताता है, फॉर डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए। और वो क्या कर सकता है? ही सीक्स द सपोर्ट ऑफ ऑपोजिशन ऑन इम्पोर्टेंट नेशनल इशूज। कि वो जितने भी विपक्षी दल हैं या विपक्षी एमपी हैं उनसे राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी राय भी ले सकता है, मांग सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑल अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग द पॉलिसीज आर मेड बाय हिम। जितनी भी पॉलिसीज से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट करना है, कुछ घोषणाएं करनी है, नीतियों के संबंध में जितनी भी घोषणाएं, उन्हें कौन बताता है? प्रधानमंत्री बताएगा। ठीक है, हाउस के अंदर, यानी लोकसभा या राज्यसभा के अंदर। ठीक है, और मान लीजिए अगर कोई मिनिस्टर है जो प्रधानमंत्री ने कोई पोर्टफोलियो दे रखा है, अगर कोई मिनिस्टर से सवाल पूछा जाता है उसके मंत्रालय को लेकर, जैसे रेलवे मंत्रालय से, तो अगर वो मिनिस्टर अगर फेल हो जाता है उस पर्सन का उत्तर देने की में, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की बनती है कि वो एक सुटेबल रिप्लाई दे हाउस को। क्योंकि देखिए हमारा जो डेमोक्रेसी है, भारत लोकतंत्र है। क्यों लोकतंत्र है? यहाँ पे ये नहीं है कि सरकार ये जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसको लिख लो। जनता के प्रति है या नहीं है वो अलग मैटर है, क्योंकि वो अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो जनता के प्रति है। क्योंकि संसद में भी क्या है, वो जनता के ही तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। मगर संसद जो सरकार है वो हमेशा से संसद के प्रति ही उत्तरदायी है। आगे हम जो 6th देखते हैं, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। देखिए जितना भी जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, जितने भी अपॉइंटमेंट्स करता है ना, वो पीएम की सलाह पर ही करता है। ठीक है, एक पीएम एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजर होता है। ठीक है, तो उसी की सलाह पर या फिर वो रिकमेंडेशन देता है, और उसे जो राष्ट्रपति है या जो प्रेसिडेंट है उसे मानकर नियुक्तियां करता है।
ये सारी आप देख सकते हैं नियुक्तियां। आगे अंतिम में देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रधानमंत्री है, वो क्या है, लीडर ऑफ द नेशन, राष्ट्र का नेता होता है, ठीक है। और क्या है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है नेशंस को, बहुत सारे डेलीगेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप देखते होंगे कि जो भारत का प्रधानमंत्री है बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाता है, वो किसका क्या करता है, वो भारत को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, राष्ट्र को संबोधित भी करता है, बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उन पे संबोधन करना, राष्ट्रीय समस्याओं का जिक्र करना, टीवी प्लेटफॉर्म, बहुत सारे माध्यमों से, ठीक है। उसके बाद क्या है, जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं, जितने भी कार्यकारी डिसीजंस हैं या फिर फैसले हैं, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, वो प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। और क्या है, प्रधानमंत्री की ही जिम्मेदारी होती है कि जो गवर्नमेंट की नीतियाँ सक्सेस रही या फेलियर रही, ये सारा जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रधानमंत्री पे ही रहता है। प्रधानमंत्री को अपनी सरकार की नीतियों की सफलता या विफलता की जिम्मेदारी लेनी होती है, मतलब पूरा का पूरा जिम्मेदार कौन होगा, पीएम होगा, अगर कोई पॉलिसी काम नहीं करी। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, अब आप देख सकते हैं, आप अपने पीएम को यहाँ पे सेंटर में रखिए और कौन कौन सी पॉलिसीज हैं वो सक्सेसफुल रही, एक आप ये टास्क तैयार कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मुख्यमंत्री, जो हमारा जो सेकंड सब टॉपिक है, लास्ट है ये। देखिए आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ चीफ मिनिस्टर्स एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, ठीक है, इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। देखिए भारतीय संविधान के तहत, भारतीय संविधान के 163वें अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों को या प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल होगा, ठीक है। वही राज्य के मुख्यमंत्री की स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री के समान हो जाती है। देखिए नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और स्टेट लेवल पे सीएम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इनका जो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो क्या है, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। जैसा कि हम देख सकते हैं आर्टिकल 164 में लिखा है कि गवर्नर इनवाइट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी इन द असेंबली टू फॉर्म गवर्नमेंट। सेम हमने जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर का देखा था, पीएम का देखा था, उसी मैनर में कि जो गवर्नर है वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे गवर्नर हो जाते हैं। गवर्नर बुलाता है जो जिस दल को सब बहुमत प्राप्त होता है, अगर कोई पार्टी जो है जिसको बहुमत नहीं मिला है तो उसमें जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो उनको इनवाइट करता है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। हम पावर इन फंक्शन देखें, जो कार्य और शक्ति देखें, तो सेम लगभग आपको दिखेगा कि जैसे पीएम का जिस तरीके से ऑर्डर था उसी तरीके से है कि देखिए फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज आफ्टर एज्यूमिंग पावर, जब उसको पावर मिल जाती है, पावर में जब वो आ जाता है तो वो क्या करता है, मिनिस्ट्रीज को फॉर्म करता है, ठीक है। वो लिस्ट तैयार करता है मिनिस्टर्स की और एडवाइस देता है किसको, गवर्नर को, कि आप इनको अपॉइंट करिए क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे ये लोग चाहिए। तो वो गवर्नर उनको अपॉइंट करता है। और सेम वही कंडीशन है कि देखिए जी 15% से ज़्यादा आपके मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। आप हर किसी एमएलए को एमपी ने एमएलए को मंत्री नहीं बना सकते। 15% ये एलोकेट करता है, जो भी मंत्रिमंडल है उसका बंटवारा करना, आवंटन करना, समय समय पर फेरबदल भी करना, ठीक है, सफल एंड रीसफल भी करता रहता है मिनिस्ट्रीज को, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज। कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखिए अपना काम किसको करना है, सीएम को करना है। तो सीएम ऐसे लोगों को ढूंढेगा
जो काम करे, अच्छा काम करे, तो वो कंट्रोल भी करता है कि कौन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, डिपार्टमेंट्स में देखता है, चेक करता है, ठीक है। आ, जितने भी मंत्रीज हैं, जो भी मंत्री हैं, वो क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं अपने काम के बारे में कि हाँ हमने ये करवा दिया, तो एक तरह से रिपोर्ट सबमिट करते रहते हैं, ठीक है। और वो एडवाइस भी लेते रहते हैं सीएम से जब भी उनको जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ हिज कैबिनेट। देखिए जो कैबिनेट होती है, जो एक कैबिनेट है स्टेट लेवल पे, उसकी मीटिंग्स को तैयार कब करना, कब नहीं करना, ये भी सलाह कौन लेता है, ये चीफ मिनिस्टर ही लेता है। अगर किसी के काम से खुश नहीं है चीफ मिनिस्टर, तो उसे बोल सकता है कि आप अपना इस्तीफा दे दे, आप अपना इस्तीफा दे दे। उसी स्वरूप में हम देख सकते हैं कि लिंक बिटवीन कैबिनेट एंड गवर्नर। देखिए जो सीएम है वो भी क्या है, जो गवर्नर और कैबिनेट के बीच में एक लिंक है, एक सेतु है, ठीक है। एक कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करता है गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर्स। देखिए कोई भी काम होगा ना तो गवर्नर के नाम पे ही होगा, ठीक है। ऊपरी तौर पे देखे जाए तो जितना भी स्टेट पे काम होगा वो गवर्नर के नाम पे होगा, और सेंटर लेवल पे देखे ना तो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट के। और उसको करता कौन है, पीएम करता है इधर, और इधर करता है सीएम, ठीक है। उसके बाद देखें कि ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर्स, ठीक है। मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल के निर्णय को राज्यपाल तक पहुंचाना। जितना भी मंत्रिमंडल ने जो भी निर्णय लिया है, जिस प्रस्ताव के बारे में सोच रहे हैं, उन सब के बारे उन सब से अवगत कराना, किसको, गवर्नर को, राज्यपाल को। वह राज्य के मामलों के प्रशासन, कानून के प्रस्तावों और अपने मंत्रालयों के निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करता है, किसको, राज्यपाल को। आगे हम फोर्थ में देखें, लीडर ऑफ द कैबिनेट। देखिए कैबिनेट की मीटिंग कब बुलानी है, कौन सा प्रस्ताव रखना है, कौन सा एजेंडा पे काम करना है, किसको हटाना है, किसको मंत्रालय देना है, कौन सा मुद्दे पे बात करा जाए, कौन सी पॉलिसीज को बनाया जाए, किस नीतियों को सबसे पहले लागू करा जाए, इन सब का निर्णय कौन करता है, चीफ मिनिस्टर ही करता है। इसी के नेतृत्व के अंदर ये सभी फैसले लिए जाते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लीडर ऑफ द कैबिनेट भी है, मंत्रिमंडल का नेता। आगे हम पांचवें में देखें, देखिए पांचवें में यही है कि पावर ऑफ अपॉइंटमेंट्स। देखा हमने पीएम के पास भी पावर ऑफ अपॉइंटमेंट्स था। क्या था कि देखिए चीफ मिनिस्टर का रोल क्या है, कि अपॉइंटमेंट्स भी क्या है, कि वो गवर्नर्स को सलाह देता है, जो राज्यपाल है उसको क्या कहेगा, सलाह देगा कि हाँ आप इसको अपॉइंट कर दीजिए, ठीक है। तो जो रिकमेंडेशन होती है, जो सलाह होती है, वो कौन देता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की सिफारिशों पे होता है, ठीक है। कि जैसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट्स क्या है, एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक कमीशन, ये सब एक्सेट्रा, ये सब सलाह देता है, रिकमेंडेशन देता है, ठीक है, और अपॉइंट करता है। अंत में हम जब निष्कर्ष के तौर पे यही कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर होल्ड सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर। देखिए जो प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री है वो महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति रखते हैं, ठीक है। और वह अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में शासन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। जितना भी जो भी उनका जुरिडिक्शन है, जितना भी उनका एरिया है, तो उसके लिए जिम्मेदार कि गवर्नेंस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्राइम हो जाएगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर ये किसका है, मुख्यमंत्री कौन है, किसके शासनकाल में हुआ है, तो अपने जितने भी संबंधित अधिकार क्षेत्र है में शासन के लिए भी जिम्मेदार कौन है, प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, या फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। वह नीतियां बनाने, सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने और घरेलू
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये इनको हम समराइज के तौर पे लिख सकते हैं। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पीएम एंड सीएम। ये बहुत महत्वपूर्ण क्या है, राजनीतिक संस्थाएं हैं। कि अभी तक हमने देखा कि एक तरीके से जो शासन कर रहा है भारत में, तो यही इंस्टीट्यूशन कर रहा है। क्या नीति बनेगी, किस पे कार्य होगा, कौन सा मुद्दा डोमेन में होगा, किस किस एजेंडे के तहत हमें काम करना है, किस नीति को अपनाना है, ये सारे फैसले इन्हीं दो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर लिए जाते हैं। ठीक है। और ये आप देखेंगे कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है पीएम और सीएम, ये व्यक्ति के हर पक्ष को प्रभावित करता है, व्यक्तिगत लाइफ के हर पक्ष को, कि आपको किस तरीके का कंटेंट देखना है, क्या पढ़ना है। तो ये आफ्टर ऑल सारे डिसीजंस कहाँ से फ्लो होते हैं, कि जो पावर है वो कहाँ से फ्लो हो रही है, पीएम और सीएम से। अभी आप सब देख रहे होंगे कि कर्नाटका में कुछ बुक्स में जो थिंकर हटा दिए थे, फिर उसको दोबारा ऐड करा जा रहा है। एनसीईआरटी में क्या ऐड हो रहा है, क्या घट रहा है। तो ये सब डिसीजंस कौन ले रहा है, ये पीएम और सीएम ऑफिस ही चल रहा है एक तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। क्योंकि पावर जो फ्लो हो रही है वो कहाँ से हो रही है, पीएम और सीएम से ही हो रही है। ठीक है। इन्हीं के फैसलों पर ही गवर्नर या राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट को काम करना होता है, इन्हीं के रिकमेंडेशंस पर। तो आई होप ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर करिए इसको, जो भी आपके साथी संबंधी हैं, और लाइक करिए। अगर आपको कुछ कमेंट लिखना है, कमेंट भी लिख सकते हैं। आपको कुछ सजेशंस देना है तो आप सजेशंस भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।